हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्या करेंगे, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस की जो कई यूनिट है उनसे रिलेटेड हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। लास्ट वीडियो में हमने एक एचआरएम का पार्ट फर्स्ट कर लिया था जिसमें हम एचआरएम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स किए थे। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एचआरएम के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के अंदर भी आपको प्रीवियस ईयर्स ही मिलेंगे जो यूजीसी नेट या पीजीटी या टीजीटी या फिर यूपी पीसीएस कहीं भी आए हुए हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जग्गी एवं लाव मॉडल संबंधित है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मॉडल है अलग अलग जो क्या कहते हैं ह्यूमन का बिहेव दिखाने के लिए कि कौन किस तरीके का बिहेव करता है, उससे रिलेटेड काफ़ी मॉडल है। तो उन मॉडल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जग्गी एवं लाव मॉडल किससे संबंधित है। तो ए सामाजिक लेखांकन से संबंधित है, या मानव संसाधन लेखांकन से संबंधित है, मुद्रास्फीति लेखांकन से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये संबंधित है एचआरएम के। एचआरएम में भी किससे संबंधित है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से रिलेटेड। अकाउंटिंग का जैसे हमने कल बताया था कि एक कंपनी अपने कर्मचारी पे कितना खर्च कर रही है, मतलब उस पर कितना स्पेंड कर रही है, और उस मानव से या फिर उस ह्यूमन से या कर्मचारी से कंपनी को कितना फायदा हो रहा है, इस बीच में इन सबको एक अकाउंट में रखना, ये सबका ध्यान रखना। तो वो क्या होता है, मानव संसाधन लेखांकन या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होता है। तो ये जग्गी एवं लाव मॉडल किससे संबंधित है, मानव संसाधन लेखांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी के मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाती है कि जब हम कर्मचारियों का मूल्यांकन करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए निष्पादन मूल्यांकन, भर्ती, प्रवेश परीक्षा, या फिर कार्य मूल्यांकन। तो देखो कर्मचारियों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, निष्पादन मूल्यांकन। क्या कहलाता है, निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, संवेदनशील प्रशिक्षण दिया जाता है। देखो संवेदनशील प्रशिक्षण क्या होता है कि एक ग्रुप बना लिया जाता है, उस ग्रुप के अंदर काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे के इमोशन अपने आप से शेयर करते हैं, वही क्या होता है, संवेदनशील प्रशिक्षण होता है। तो संवेदनशील प्रशिक्षण ना तो ऑन द जॉब होता है ना ही ऑफ द जॉब होता है। ये क्या होता है, एक व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए होता है। किसका होता है, व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को संगठन समझ सके, इसके लिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संतोषजनक मजदूरी प्रणाली के आवश्यक तत्वों की में शामिल नहीं है। कि देखो सब एक कंपनी के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनको वेजेस दी जाती है, और वो वेजेस किन आधारों पे दी जाती है, और वो जो आधार होते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी मजदूरी या फिर जो एम्प्लॉय है वो अनसेटिस्फाइड या असंतुष्ट ना हो। तो इसमें देखो कौन सा आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है। ए सरलता, बी निष्पक्षता, सी कार्य अनुरूप, डी सभी कर्मचारियों के लिए समान। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो एक बार में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर कई बार एग्जाम में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो उस वक्त हमें ये लगेगा कि ये चारों ही पॉइंट सही है, लेकिन ये चारों पॉइंट सही नहीं है। देखो कोई भी काम में जो मजदूरी प्रणाली वो सरल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी निष्पक्ष होनी चाहिए कि जितना उसने काम किया है उसको उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। सी कार्य के अनुरूप होनी चाहिए कि जिस प्रकार का उसका कार्य सरल है तो उसे उस हिसाब से मजदूरी दो। उसका कार्य में खतरनाक ज़्यादा है या फिर वो कार्य क्या है उसमें कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आ रही है तो उस हिसाब से उसे देना चाहिए। ये तीनों ही आवश्यक तत्व है। अब डी देखो, सभी कर्मचारियों के लिए समान। देखो सभी कर्मचारियों के लिए समान मजदूरी नहीं हो सकती। एक कर्मचारी जिसको सिर्फ 3 घंटे कंपनी में आके काम करना है और इतना ज़्यादा काम नहीं है, बस आना है कुछ फाइल्स को तैयार करना है। दूसरा एक कर्मचारी जो 8 घंटे कर्मचारी काम कर रहा है और उसमें मानसिक योग्यता या फिर एक्सपर्टाइज भी बहुत ज़्यादा लग रही है और वो काम भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसे उस हिसाब से मजदूरी दी जाएगी, ना कि समान। तो सभी कर्मचारियों के लिए कभी भी समान जो वेजेज होती है वो नहीं दी जा सकती। तो एक संतोषजनक मजदूरी प्रणाली के लिए आवश्यक तत्वों में क्या शामिल नहीं है, शामिल नहीं है कि सभी कर्मचारियों के लिए समान हो, ये कभी शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का चिन्हीकरण एवं मापन। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये यूजीसी नेट में तो काफी बार पहुंचा गया है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में तो काफी बार पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना। देखो
हम अगर जल्दबाजी करेंगे ना तो इसमें आंसर हम लगा देंगे मानव संसाधन प्रबंध, जबकि वो मानव संसाधन प्रबंध नहीं होता, वो क्या होता है मानव संसाधन लेखांकन की, उनका अकाउंटिंग करना, उनसे रिलेटेड सारा अकाउंट्स को मैनेजमेंट करना, वो क्या होता है मानव संसाधन लेखांकन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निष्पादन मूल्यांकन की आधुनिक विधि नहीं है। देखो, निष्पादन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस का जो हम इवोल्यूशन करते हैं, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की, तो उसकी कुछ प्रणाली होती है जिसमें पहले तो एक तो ट्रेडिशनल और दूसरी आती है जो मॉडर्न मतलब आधुनिक विधि। अब इन चारों में से कौन सी मॉडर्न विधि नहीं है देखो, तो पहली है वर्गीकरण विधि, या फिर बिहेवियर एंकर्ड स्केल, 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन, मानव संसाधन लेखांकन। तो देखो, जो वर्गीकरण विधि है ना वो आधुनिक नहीं है। ये क्या विधि है, ये वर्गीकरण के अलावा ये विधि क्या है, ये नॉर्मल विधि है। नॉर्मल विधि यानी माने कि ट्रेडिशनल विधि है, ये विधि सबसे पहले चलती थी। अब कौन सी विधि ज्यादा चलती है, बिहेवियरल 360। अब देखो, बिहेवियरल एनकर्ड में क्या होता है कि इसमें बिहेवियर के अंतर्गत देखा जाता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर किस प्रकार का है। और 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन में क्या होता है कि एक जो इम्प्लॉय है उसका 360 मतलब चारों तरफ से निष्पादन मूल्यांकन, मतलब कैसे इम्प्लॉय खुद भी अपना मूल्यांकन करेगा, उसके जो उसके जो हायर अथॉरिटी है वो भी उनका मूल्यांकन करेगी, कस्टमर भी उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके जो साथ काम करने वाले हैं वो भी मूल्यांकन करेंगे। तो 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है, उसका सभी तरफ से मूल्यांकन करना। और मानव संसाधन लेखांकन हमने बता ही दिया कि एक कंपनी के द्वारा किसी भी इम्प्लॉय पर कितना खर्च किया जा रहा है और उस इम्प्लॉय से उसे कितनी रिटर्न मिल रही है, उन सब का अकाउंटिंग अलग से रखना। तो वर्गीकरण विधि में क्या होता है, बस काम को अलग अलग भागों में वर्गों में बांट के, ये आधुनिक विधि नहीं है, ये ट्रेडिशनल विधि है। नेक्स्ट देखिए, लाइन और स्टाफ इकाइयों के बीच प्रमुख भेद इससे संबंधित होता है। देखो, लाइन और स्टाफ इकाई दो होते हैं, एक तो लाइन और स्टाफ इकाई होते हैं, एक होते हैं कंपनी में जो कार्य करते हैं कर्मचारी वगैरह या फिर पर्यवेक्षक वगैरह। तो उनमें अलग क्या होता है, देखो जो कर्मचारी है उनका उद्देश्य एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना या फिर अपनी जो उद्देश्य है उनको पूरा करना। जबकि लाइन एंड स्टाफ का काम क्या होता है, उन्हें क्या देना, सलाह देना। उनका काम ये नहीं होता कि वो काम करे या किस प्रकार की करे, सिर्फ सलाह दी जाती है और वो सलाह मानना ना मानना किस पे डिपेंड करता है, कंपनी पे कार्य करने वालों पे। तो इनके बीच प्रमुख भेद किससे संबंधित होता है, ये होता है फर्म के लक्ष्य से जुड़े उनके कामों का जुड़ाव। तो ये किससे रिलेटेड होता है, फर्म के लक्ष्य से जुड़े उनके कामों के जुड़ाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नियुक्ति कार्य संबंधित प्रक्रिया रहता नहीं है। देखो, किसी भी कंपनी के अंदर जब नियुक्ति की जाती है, सिलेक्शन की जाती है, तो उसकी कुछ प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले प्रारंभिक साक्ष्य भर्ती आती है, फिर प्रारंभिक साक्षात्कार होता है, फिर उनका चयन करते हैं, उनके जो जो कागज वगैरह या जिनको हम बोलते हैं ना डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, वो सारे कार्य किए जाते हैं। उसके बाद उसका फिर एक बार साक्षात्कार होता है। ऐसे करके काफ़ी एक प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रक्रिया के अंदर कौन सा शामिल नहीं है, तो सबसे पहले मानव संसाधन नियोजन, भर्ती एवं चयन, वेतन सूची प्रबंधन, कर्मचारी का कार्य मूल्यांकन। ये आप में गलत है थोड़ा, यह है कर्मचारी का कार्य मूल्यांकन। तो देखो, मानव संसाधन नियोजन सबसे पहले क्या आता है कि कौन से कर्मचारी को कहाँ लगाना है। भर्ती एवं चयन होगी, नियुक्ति क्यों की जाएगी, जब कोई भर्ती आएगी और चयन आएगी। और उनके कार्यों का लास्ट में मूल्यांकन भी क्या आता है। देखो, वेतन सूची प्रबंध अलग हो गया। एक वेतन सूची में क्या होता है, अलग से उनकी वेजेस वगैरह डिसाइड करना कौन से काम के लिए, ये कभी भी नियुक्ति के कार्य में नहीं आता है। तो इसके कार्य में कौन नहीं आएगा, वेतन सूची प्रबंधन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत शिशु गृह का प्रावधान लागू होगा यदि, ये गलत है यहाँ पे थोड़ा, ये ध्यान रखना, प्रावधान कौन सा लागू होगा। देखो, कारखाना अधिनियम कब लागू होता है, कारखाना अधिनियम में शिशु गृह जहाँ क्या होती है 30 या उससे अधिक महिलाएं हो तो वहाँ एक शिशु गृह यानी कि चाइल्ड केयर सेंटर होगा। और कितने साल के बच्चों के लिए होता है, ये होता है कि 6 ईयर तक के बच्चों के लिए, कितने साल के लिए, 6 ईयर तक के बच्चों के लिए क्या होता है, चाइल्ड केयर सेंटर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा 1948 के तहत शिशु गृह कहाँ होगा, शिशु गृह होगा जहाँ 30 या अधिक महिलाएं नियोजित हो या इतनी महिलाएं काम करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मानव संसाधन नियोजन की मांग पूर्वानुमान की गुणात्मक विधि है। देखो, दो तरह की विधि होती है, एक तो गुणात्मक विधि होती है, एक परिमाणात्मक। परिमाणात्मक में क्या विधि, परिमाणात्मक में वो विधि आती है जो कहीं ना कहीं आंकड़ों से रिलेटेड होती है, जबकि गुणात्मक में कौन सी आती है, व्यवहार से संबंधित आती है। तो इनमें से कौन सी गुणात्मक विधि है, देखो, डेल्फी तकनीक, समूह मस्तिष्क मंथन,
कार्य, अध्ययन, तकनीक, इनमें से कोई नहीं। देखो ये पढ़ने में थोड़ी अजीब लगेगी, इनका इंग्लिश वर्जन देखना। इंग्लिश वर्जन बहुत सिंपल है। इसमें देखो जो समूह मस्तिष्क मंथन होता है वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि आप किसी भी कर्मचारी है उसके जो माइंड्स के अंदर रिलेटेड क्या आइडियाज आ रहे हैं, उसके क्या विचार है, उससे रिलेटेड होती है समूह मस्तिष्क मंथन या ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये क्या होती है, गुणात्मक विधि होती है। बाकी तीनों ही क्या है, परिमाणात्मक विधि है। तो समूह मस्तिष्क मंथन या ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, गुणात्मक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कंपनियां जो उपभोक्ता संबंधों में कुशल हो रहे हैं अपना ध्यान केंद्रित करती है। देखो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि वे कंपनियां जो उपभोक्ता के जो रिलेशन है उनको मेंटेन कर रही है और एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच चुकी है, वो अपना ध्यान किस पे केंद्रित करती है। तो ए प्रत्यक्ष निष्पादन पे, बी कम कीमत करके उपभोक्ताओं को लाभ देना, सी सही उपभोक्ताओं को आकर्षित करके उन्हें बनाए रखना, डी अधिक लाभ कमाना। तो देखो जो कंपनी अपने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के साथ साथ उनको रिटेनिंग पर, मतलब वो उपभोक्ता उनसे बने रहे, ये नहीं आफ्टर सेल सर्विस भी इतनी अच्छी देती है उनको कि दोबारा भी ये जब उपभोक्ताएं हैं वो हमारे पास ही आए और हमारे पास से ही अपनी चीज़ों की जरूरतों को संभाल ले। तो उनका काम क्या होता है कि सभी उपभोक्ताओं को आकर्षित करें प्लस उनको रिटेन करें या उनको बनाए रखना। तो किस पे ध्यान केंद्रित करती है कंपनी, सही उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और उनको बनाए रखने में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्मचारी की विश्वास, राय, ज्ञान या किसी घटना विशेष के बारे में जानकारी पर आधारित मनोवृत्ति क्या होती है। देखो कुछ अलग अलग साइकोलॉजी सी होती है। अब देखो विश्वास, राय, ज्ञान ये किस पे आधारित होती है, तो देखो व्यवहारगत मनोवृत्ति, सकारात्मक मनोवृत्ति, संज्ञानात्मक मनोवृत्ति या भावनात्मक मनोवृत्ति। तो ये विश्वास, राय, ज्ञान किस पे आधारित होती है, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब कोग्नेटिव, जो आपके माइंड से रिलेटेड होती है, और भावनात्मक बिहेवियर से रिलेटेड होती है। तो विश्वास, राय, ज्ञान ये किसी भी घटना के विशेष के बारे में जानकारी कौन देगा, हमें संज्ञानात्मक मनोवृत्ति देगा। ठीक है। और भावनात्मक में ना, सॉरी, व्यवहारगत मनोरथ में व्यवहार से रिलेटेड होती है। भावनात्मक में आपके इमोशंस आते हैं। आपका इमोशन किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे डर हो गया, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, ये सब क्या है, भावनात्मक मनोवृत्ति के उदाहरण है। देखो किसी नौकरी का सामाजिक परिवेश लोगों को प्रभावित करता है और यह अकेले प्रबंधन से ही नहीं बल्कि लोगों से भी प्रभावित होता है। यह मुख्य अवधारणा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है कि एक जो कंपनी है, कंपनी का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो बाहर से भी प्रभावित होता है और लोगों को भी प्रभावित करता है, लेकिन लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। मतलब वाइस वर्सा है, अगर वो लोगों को प्रभावित करेगा संगठन, तो संगठन भी लोगों से प्रभावित होगा। तो ये एक मुख्य अवधारणा है और ये अवधारणा किस में दी गई है, ये अवधारणा दी गई है संगठन का नवशास्त्रीय सिद्धांत। किसमें दी गई है, संगठन के नवशास्त्रीय सिद्धांत के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विनिर्देशन का हिस्सा नहीं है। देखो विनिर्देशन होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, दो कल हमने डिस्कस किए थे, एक जॉब स्पेसिफिकेशन, एक जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब से रिलेटेड होता है कि जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब होल्डर से रिलेटेड होता है कि व्यक्ति के अंदर स्किल्स कैसे हैं, उसको कार्य कितना आता है, उसने कौन सी एजुकेशन हासिल की है, उसका बिहेवियर कैसा है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि जॉब की लोकेशन क्या है, आपके उत्तरदायित्व कितने हैं, आपको कर्तव्य क्या दिए जाएंगे, आपको कार्य कहाँ करना है, वो सब चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। तो हमें क्या पूछा है, कार्य विनिर्देशन मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन का हिस्सा नहीं है। अवसमिति, अवसमिति क्या होता है, लोकेशन, पहलपन की भावना, निर्णय, संवेगात्मक अभिलक्षण। अब देखो अवसमिति लोकेशन किसके अंदर आता है, लोकेशन हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में मिलती है कि आपको कार्य कहाँ करना है, ना कि जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो कार्य विनिर्देशन का हिस्सा कौन सा नहीं है, अवस्थिति या फिर लोकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक अवधारणा के अनुसार मानव संसाधन के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस अभिगम को अपनाया गया है। कि मानव संसाधन का मूल्यांकन करने के लिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का मूल्यांकन करने के लिए, इवोल्यूशन करने के लिए कौन से अभिगम को अपनाया गया है। तो ये कौन सा है, ये है अवसर लागत को। कौन सा है ये, अवसर लागत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी गंभीर समस्या है जो आंतरिक भर्ती पर अतिबल देने से खड़ी हो सकती है। कल हमने देखा था कि आंतरिक भर्ती कैसे हो सकती है कि अपनी कंपनी के अंदर से ही लोगों को क्या करना, प्रमोट करना, वो क्या होती है, आंतरिक भर्ती। तो इससे हमें कौन सी समस्या मिल सकती है, तो देखो कार्य निष्पादन में कमी या उच्च श्रम निष्पादन,
मोटिवेशन की कमी या आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो इसमें आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कर्मचारियों में आपसी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आंतरिक भर्ती पर अगर हम ज्यादा बल देंगे ना कि कंपनी के अंदर से ही क्या कर रहे हैं, कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, तो हमें आंतरिक प्रतिरोध कर्मचारियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा कार्य विश्लेषण का घटक नहीं है। देखो कार्य विश्लेषण का घटक कौन सा नहीं है, कार्य का वर्णन, कार्य का विनिर्देशन, भूमिका विश्लेषण या कार्य सारांश। देखो कभी भी कार्य विश्लेषण के अंदर उसकी समरी नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये कभी भी कार्य विश्लेषण में उसकी समरी नहीं आती है, बाकी उसका वर्णन, स्पेसिफिकेशन, रोल प्लेइंग सब आता है। कार्य सारांश कभी भी, या जॉब समरी या फिर वर्क समरी उसमें कभी भी ऐड नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए मुख्य प्रावधान क्या है। कि देखो पहले क्या होता था, इतने कुछ प्रावधान नहीं थे तो कर्मचारियों का शोषण बहुत ज्यादा होता था। तब सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम लेके आए जिसके अंदर क्या बताया कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित सारे प्रावधान किसी भी संगठन या कंपनी को करने ही पड़ते हैं। तो वो प्रावधान किस में शामिल है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, फैक्ट्री अधिनियम 1948, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। तो ये प्रावधान किस में है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 में ये सारे प्रावधान दिए गए हैं कि कंपनी के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से रिलेटेड कौन कौन से प्रावधान हो गए जिनका पालन सभी कंपनी और संगठन को करना पड़ेगा। मानव संसाधन प्रबंध के तंत्र उपागम मॉडल में निम्न में क्या शामिल नहीं है। इसमें देखो क्या शामिल नहीं है, मानव संसाधन नियोजन करना, भर्ती एवं चयन करना, निष्पादन मूल्यांकन करने या विभागीकरण। कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि डिपार्टमेंटलाइजेशन किसका हिस्सा होता है, वो संगठन का हिस्सा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है, वो एचआरएम का हिस्सा नहीं होता। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें विभागीकरण शामिल नहीं है। भर्ती का संबंध निम्न में से किस प्रक्रिया के साथ होता है। देखो भर्ती का संबंध किससे होता है, हम क्या करते हैं कि उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कौन कौन से लोग हैं उनका एक समूह तैयार कर लेते हैं। तो वो किससे संबंधित होता है, वो भर्ती से संबंधित होता है, रिक्वायरमेंट से संबंधित होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो संभावित कर्मचारी है तो उनका समूह तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी अपना रिव्यू जरूर देना। तो एचआरएम के एक पार्ट और आएगा जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो हो सकता है कल इसका लास्ट पार्ट में एचआरएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर दे। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगी तो बताना, हम इसे आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।